बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 एंजाइम्स लेक्चर नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स जो हैं वो बाय नेचर क्या होते हैं, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, मेटाबॉलिक के प्रोसेसेस यानी एनाबॉलिज्म और कैनाबॉलिज्म में क्या फ़र्क है, सबस्ट्रेट क्या होता है, एंजाइम किस तरह से सबस्ट्रेट के साथ जो है वो अटैचमेंट करता है, एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो किस तरह से जो है वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स को कम करके बायोकेमिकल रिएक्शन का जो रेट है, इसकी जो रफ्तार है उसको तेज करती है। ये सब जानेंगे हम आज के इस लेक्चर में। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जिन्होंने अभी तक हमारे ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि हमारा ये चैनल ऑनलाइन एजुकेशन सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम एडमिशन अपडेट्स, जॉब इंफॉर्मेशन और लेक्चर वीडियोस आप तक आसानी से पहुंचती रहें। लास्ट जो लेक्चर उसमें हमने डिस्कस किया था अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस से, नेक्रोसिस को ये सेल के अहम प्रोसेसेस हैं। ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो इस लेक्चर को मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया, उसको क्लिक करके जो है वो लास्ट लेक्चर को देख सकते हैं। जानदारों की जिंदगी के अंदर जो है हर वक्त जानदारों की बॉडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के जो है केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो वकूफ पजीर होते रहते हैं। तो जानदारों के अजसाम में होने वाले इन तमाम केमिकल और बायोकेमिकल रिएक्शंस को मजमूई तौर पर जो है वो हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है ये किसी भी जानदार की जिंदगी के लिए, उसकी बका के लिए जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मेटाबॉलिज्म के नतीजे में जितने भी जानदार हैं ये नशोनुमा करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपने वजूद को जो है वो कायम रखते हैं। मेटाबॉलिज्म जो है वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो जानदारों की जिंदगी में चलता रहता है, जिसकी वजह से जानदार जो है वो एक फेज से दूसरी फेज में जो है वो तब्दील होते रहते हैं। यानी उनकी रिप्रोडक्शन के लिए जो है, नई नस्लें पैदा करने के लिए और नशोनुमा करने के लिए, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट करने के लिए और अपने वजूद को कायम और बरकरार रखने के लिए जो है मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं ये जरूरी होते हैं। ये जो है जी डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो है जी एक स्केच दिखाया गया है जी, जिसमें से एनर्जी फॉर्मेशन हो रही है जी, बॉन्ड्स टूट रहे हैं, बॉन्ड्स बन रहे हैं जी। तो ये एक स्केच है जिसमें जो है वो मेटाबॉलिज्म जो है वो दिखाया गया है। मेटाबॉलिज्म की जो है वो आगे दो अकसाम है जी, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। अक्सर जो है जी ये पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएशन पूछ ली जाती है, तो स्टूडेंट्स जो है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसेस की दो टाइप्स हैं, इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। एनाबॉलिज्म की बात करें तो एनाबॉलिज्म में वो तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस शामिल हैं जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शंस शामिल है जिनमें बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है। अब कैटाबॉलिज्म की बात करें तो नाम से ही जाहिर है, कैटा यानी काटना किसी चीज को, यानी कि एक बड़े ग्रुप में से जो है उसको काट काट के छोटी छोटी चीजों में ले आना, ये कैटाबॉलिज्म है। यानी कि कैटाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल है जिनमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में जो है वो तोड़ा जाता है। और एनाबॉलिज्म की बात करें तो इसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, सादा मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म जो है ये एक दूसरे के उलट है। एनाबॉलिज्म में ऐसे बायोकेमिकल रिएक्शन शामिल किए गए हैं जो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती है, और कैटाबॉलिज्म में ऐसे रिएक्शन शामिल है जो बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़कर जो है वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो बनाते हैं। और डिफरेंसेस देखिए इसमें, तो जो कैटाबॉलिज्म है, कैटाबॉलिक रिएक्शंस हैं, इनमें एनर्जी खारिज होती है, जबकि एनाबॉलिक रिएक्शन जो होती है यानी एनाबॉलिज्म जो है इसमें एनर्जी जो है वो इस्तेमाल होती है। तो असल में ये जो बायोकेमिकल रिएक्शंस है ये एनर्जी को एक फार्म से दूसरी फार्म में मुंतकिल करने वाले अमाल हैं। तो पहला डिफरेंसेस तो हो गया था कि जी एनाबॉलिज्म जो है इसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं। तो जब छोटे मॉलिक्यूल्स जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स को बनाते हैं तो इस दौरान एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, एनर्जी खर्च होती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है छोटे से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हुए। इसके बरक्स कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है, तो इस दौरान एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, एनर्जी जो है वो खारिज होती है। ये यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो है जी कैटाबॉलिज्म दिखाया गया है।
जिसमें टॉप पे लार्ज मॉलिक्यूल्स दिखाएंगे। ये लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तकसीम हो रहे हैं और इसके साथ जो है वो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी एनर्जी जो है वो खारिज हुई है। दूसरी साइड पे जो है जी एनाबोलिज्म दिखाया गया है, इसमें छोटे छोटे यूनिट्स जो है छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो है ये मिलकर बड़े मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो छोटे से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हुए हमें एनर्जी देनी पड़ रही है, एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। तो ये एनाबोलिज्म है, इसमें एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है वो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाती है। इसके बरक्स कैटाबोलिज्म की अगर हम बात करें तो इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो है ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहे हैं और बड़े मॉलिक्यूल जब छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटते हैं तो ये एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी जो है ये खारिज करते हैं। तो ये वो अहम डिफरेंसेस हैं जी कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म के दौरान। तो स्टूडेंट्स जो है वो इन दोनों टर्मों को अच्छी तरह से तैयार करेंगे। मेटाबॉलिज्म की जो इस्तिलाह है, जो टर्म है, ये एक यूनानी जुबान के लफ्ज से माखूज है जिसका मानी है तब्दीली। मेटाबॉलिज्म का तस्वर जो है वो सबसे पहले इब्न नफीस जो है इसने दिया था। इसके मुताबिक जिस्म और इसके हिस्से हमेशा जो है वो तब्दीलियों से गुजर रहे होते हैं। ये राइट बॉटम पे जो है जी ये इब्न नफीस साहब की तस्वीर जो है वो दिखाई गई है। तो ये वो साइंटिस्ट है, वो बंदा है जिसने सबसे पहले जो है वो मेटाबॉलिज्म का तस्वर पेश किया था। मेटाबॉलिज्म के दौरान मॉलिक्यूल्स जो है वो एक हालत से दूसरी हालत में बदलने का जो काम है ये एंजाइम्स करते हैं। यानी मॉलिक्यूल्स को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में, एक हालत से दूसरी हालत में बदलना जो है ये एंजाइम्स का काम है। मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स बहुत अहम होते हैं क्योंकि ये बायो कैटालिस्ट के तौर पर काम करते हैं। ये मेटाबॉलिक अमाल को तेज करते हैं और इन्हें बाकायदा बनाते हैं। यानी बायो कैटालिस्ट जो है उसके जो दो अहम फंक्शन है कि एक तो बायो कैटालिस्ट की मौजूदगी में जो रिएक्शन हो रहा है उसकी रफ्तार तेज हो जाती है और दूसरा ये उस रिएक्शन को जो है वो बाकायदा बनाती है, उसमें किसी किस्म का मसला प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने देते। कैटालिस्ट की बात करें तो कोई भी कैटालिस्ट जो है वो एक ऐसी चीज होती है जिसकी मौजूदगी में कोई रिएक्शन जो है वो तेज हो जाता है, यानी उसकी रफ्तार, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो बढ़ जाता है। और कैटालिस्ट जो है वो डायरेक्टली उस रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता और ना ही जो है वो कंज्यूम होता है, ना ही खत्म होता है, बल्कि उसकी मौजूदगी में जो है वो रिएक्शन का जो रेट है ना जी ये तेज हो जाता है। तो ऐसी चीज को हम कैटालिस्ट कहते हैं। अगर ये कैटालिस्ट किसी जानदार के जिस्म में मौजूद है तो इसको हम फिर कहेंगे बायो कैटालिस्ट। तो एंजाइम्स जो है ये बायो कैटालिस्ट होते हैं और इनकी मौजूदगी में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये बढ़ जाती हैं और रिएक्शन जो है वो रेगुलर रहते हैं। एंजाइम्स ऐसी प्रोटीन है, अब एंजाइम्स को जो है वो बाय नेचर देखें तो ये प्रोटीन के ग्रुप से जो है वो ताल्लुक रखती हैं। तो एंजाइम जो है ये ऐसी प्रोटीन हैं जो बायोकेमिकल रिएक्शंस को तेज करती हैं और रिएक्शन के दौरान खुद तब्दील नहीं होती। और वो मॉलिक्यूल जिन पर एंजाइम्स असरअंदाज होते हैं उन्हें जो है वो हम सबस्ट्रेट कहते हैं। और एंजाइम्स ऐसे सबस्ट्रेट्स पर अमल करके जो है उसको जिन मॉलिक्यूल्स में बदल देते हैं उन्हें जो है वो हम प्रोडक्ट्स कहते हैं। एंजाइम्स जो है जी ये बाई नेचर प्रोटीन है। एंजाइम जिस मादे पर असरअंदाज होती हैं उसको सबस्ट्रेट कहते हैं और उसको जिस चीज में बदलते हैं उसको जो है वो प्रोडक्ट कहा जाता है। यानी एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट जब ये ईएस कम्प्लेक्स बनाती हैं तो ये उसको टर्न कर देती हैं प्रोडक्ट के अंदर। ये यहाँ पे जी पिक्चर दिखाएंगे जी ये सबस्ट्रेट के ऊपर एक जगह होती है जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं। तो सबस्ट्रेट के एक्टिव साइट पर आकर एंजाइम्स जो है वो लगते हैं, यानी E+S कॉम्प्लेक्स जो है जी ये बनाते हैं और फिर एंजाइम इस कॉम्प्लेक्स को जो है वो तब्दील कर देता है एक प्रोडक्ट के अंदर। ये डायग्राम 3 जो है जी ये प्रोडक्ट की डायग्राम दिखाई गई है। डायग्राम 1 के अंदर एंजाइम है जो कि सबस्ट्रेट के साथ आकर लगा है। डायग्राम में मुकम्मल तौर पे वो इसके साथ अटैच हो चुका है जी, ये कॉम्प्लेक्स बन चुका है और नेक्स्ट में जो है उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में तब्दील कर दिया है। तमाम केमिकल रिएक्शन जो है जी इनको कैरी आउट करने के लिए जो है वो एनर्जी की जरूरत होती है। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन को शुरू करने के लिए दरकार होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। एनर्जी की वो कम से कम मिकदार जो किसी भी केमिकल या बायोकेमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए जो है उसकी जरूरत होती है, दरकार होती है। तो ऐसी एनर्जी को जो है वो हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं।
एक्टिवेशन एनर्जी की जो जरूरत है ये किसी केमिकल रिएक्शन के शुरू होने में एक बैरियर का काम करती है, एक रुकावट है। कि कोई भी केमिकल रिएक्शन उस वक्त तक स्टार्ट नहीं होता, उसमें बैरियर रहता है जब तक कि उसको मुनासिब एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं मिल जाती। तो एंजाइम्स क्या करते हैं जी, वो इस एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत को कम करके इस तरह की रुकावट को जो है वो कम करते हैं। इसीलिए एंजाइम्स की मौजूदगी में जो रिएक्शन की रफ्तार है जी वो तेज हो जाती है, क्योंकि ये एक्टिवेशन एनर्जी की नीड को जो है वो कम कर देते हैं। ये एक डायग्राम दिखाई गई है जी, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी का जो है जी वो कंसेप्ट दिया गया है कि किस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी जो है ये सरफेस को बदल रही है, और ये जो शख्स चट्टान को या पत्थर को जो है वो पॉइंट ए से धकेल कर पॉइंट बी तक लाना चाहता है, अगर उसको एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो नहीं मिलती तो वो बहुत ज्यादा मुश्किल और परेशानी के साथ जो है वो बी तक पहुंचेगा। लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी जो है, अब यहाँ पे एंजाइम्स जो है वो काम कर रहे हैं और एक्टिवेशन एनर्जी की जो है उसकी मिकदार को कम कर रहे हैं और उसकी रिक्वायरमेंट को वो कम कर रहे हैं। ये उसकी सरफेस को उन्होंने जो है वो बदल दिया, जिसके नतीजे में जो है वो जैसे ही ये इस हाइट पर पत्थर जो है वो पहुंचेगा, ये नीचे खुद ब खुद जो है वो पॉइंट बी की तरफ मूव कर जाएगा। एंजाइम जो है ना, ये डिफरेंट तरीकों से एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करते हैं। फॉर एग्जांपल ये सबस्ट्रेट की शक्ल को जो है वो तब्दील कर सकती है, इस तरीके से जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी की मिकदार को ये कम कर सकती है। उसके अलावा कुछ एंजाइम्स जो हैं ये सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्जेस की तकसीम में खलल डाल देते हैं, तो इससे भी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो सकती है। इसके अलावा एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट्स को अमल करने के लिए दुरुस्त सिमतों और मुकामात पर लाकर भी एक्टिवेशन एनर्जी जो है उसको कम करते हैं। ये क्वेश्चन भी जो है बोर्ड के पेपर में कई दफा रिपीट हुआ है कि एंजाइम्स जो हैं ये किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी को जो है वो कम करते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके दिए गए। नंबर 1 सबस्ट्रेट्स की शक्ल तब्दील करके, नंबर 2 सबस्ट्रेट पर मौजूद चार्जेस की तकसीम में खलल डाल के, और तीसरा एंजाइम जो है ये सबस्ट्रेट्स को अमल करने के लिए दुरुस्त सिमतों और दुरुस्त मुकामात पर लाकर भी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ये जी ग्राफ दिखाया गया है जी, जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा मिकदार में जो है वो चाहिए, और एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, जब एंजाइम्स आ गए तो ऑलमोस्ट हाफ जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो कम हो गई है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। एंजाइम्स की ग्रोह बंदी जो है जी इनके काम करने के मुकामात के हवाले से की जाती है। यानी एंजाइम्स जो हैं ये एक्स्ट्रा सेलुलर हैं या इंट्रा सेलुलर है, तो ये डिपेंड करता है कि जी वो किस जगह पर जो है वो काम करते हैं। तो इस हवाले से जो है वो 2 ग्रुप्स में हम एंजाइम्स को तकसीम करते हैं। इंट्रा सेलुलर यानी ऐसे एंजाइम जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं, इसको हम इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स करते हैं। मसलन ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम्स की बात करें तो ये इंट्रा सेलुलर एंजाइम्स है जो कि साइटोप्लाज्म में काम करते हैं। और इसी तरीके से एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम, मसलन पेप्सिन की बात करें तो ये ऐसे एंजाइम है जो कि मैदे के खला में काम करता है, तो इसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स कहेंगे। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो साइटोप्लाज्म में काम करते हैं, ठीक है, जैसा कि ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम थे। और एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की बात करें तो जैसे कि पेप्सिन ये एग्जांपल है एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम्स की, और ये मैदे के खिला में जो है वो काम करता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि जी ऑल एंजाइम्स आर कैटलिस्ट, कि जितने भी एंजाइम्स हैं जी ये कैटलिस्ट होते हैं। स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 ऑल कैटलिस्ट्स आर एंजाइम, जबकि तमाम कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम होते हैं। अब ये क्वेश्चन है जी, पहला क्वेश्चन क्या था स्टेटमेंट 1 कि जितने भी एंजाइम्स हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, और दूसरा कि जितने भी कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स होते हैं। तो इसमें से कौन से बयान जो है, कौन से स्टेटमेंट जो है जी वो दुरुस्त है? तो इसमें स्टेटमेंट 1 जो है ना जी ये दुरुस्त है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन जितने भी कैटलिस्ट होते हैं जरूरी नहीं है कि वो एंजाइम भी होने चाहिए। बहुत सारे कैटलिस्ट ऐसे हैं जो अदर देन एंजाइम्स होते हैं, लेकिन एंजाइम जितने भी हैं जी ये बायो कैटलिस्ट होते हैं। तो स्टेटमेंट 1 जो है ना जी ये दुरुस्त है, लेकिन स्टेटमेंट 2 जो है ये गलत है कि जितने भी कैटलिस्ट है ये एंजाइम्स होते हैं। नहीं, जितने भी एंजाइम्स हैं ये कैटलिस्ट होती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर कैटलिस्ट जो है वो एंजाइम जो है वो होना चाहिए। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।